आर यू ऑल? माई सेल्फ मेघना चौधरी। बच्चों, आज हम हिंदी टेक्स्ट बुक के अंदर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बुद्धि और विद्या। ये हम आज पढ़ेंगे। ये चैप्टर के अंदर बहुत ही अच्छी एक कहानी है। हमने कहानी देखी और समझी है। चलो हम उनको पठन करेंगे और उसको समझेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बुद्धि और विद्या। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सब चारों मित्र ने अपने अपने काम बांट लिए थे और अपने अपने काम के मुताबिक सब अपने अपने काम में जुड़ गए थे। न्याय वाले ने बाजार से घी खरीदा। चलते चलते वह सोचने लगा, बर्तन के सहारे घी टिका है या घी के सहारे बर्तन। जब उसे कुछ समझ न आया तो उसने बर्तन उल्टा करके जांच की तो सारा घी नीचे गिर गया। वैद्य जी सब्जी लेने बाजार गए। तोरी, भिंडी, करेले, परवल, बैंगन, कद्दू, मटर, पालक, आलू आदि बिक रहे थे। उनमें कोई न कोई वह दुर्गुण निकालते रहे और बिना कोई सब्जी खरीदे वापस लौट आए। सबसे पहले न्याय वाले घी खरीदने के लिए जाते हैं। चलते चलते जब वापस लौट रहे थे बच्चों, तो उस टाइम पे उनको लगा कि ये बर्तन है वो घी के सहारे टिका है या घी बर्तन के सहारे टिका है। ये जानने के लिए जब उन्होंने पूरा बर्तन उलट दिया तो सारा घी जमी के ऊपर गिर गया। उसके बाद वैद्य जी जब सब्जी लेने के लिए बाजार गए तो उन्हें बहुत सारी सब्जियां देखी, लेकिन बहुत सारी सब्जियों में वह कुछ न कुछ दुर्गुण निकालते रहे और बिना कोई सब्जी लिए वह वापस लौट आए। मतलब बच्चों, उनको लगा कि ये भिंडी तो सड़ी हुई है, ये करेले अच्छे नहीं हैं, ये परवल भी कुछ ताज़ा नहीं है। ऐसे उन्होंने कुछ न कुछ दुर्गुण निकालते रहे, जिसकी वजह से वह बिना सब्जियां खरीदे ही लौट आते हैं। रास्ते में एक स्त्री नीम की पत्तियां बेच रही थी। वे हरी थी और सब प्रकार से ठीक तथा ताज़ा थी। वैद्य जी ने सब पैसे देकर नीम की पत्तियां खरीद ली। वे खुश थे कि नीम में एक भी दोष नहीं है। जब वैद्य थे तो वो तो जड़ी बूटियां जानते ही थे, तो उनको लगा कि सारी सब्जियां तो बहुत ताज़ा भी नहीं थी और कुछ न कुछ खामी थी, लेकिन ये नीम की पत्ती है वो तो कितनी फ्रेश दिख रही है। जब उस स्त्री के पास जाके उन्होंने सारी पत्तियां खरीद ली और वो पैसे देकर वापस लौट आए। पंडित ने दाल चावल मिलाकर पतीली चूल्हे पर चढ़ा दी। जब खिचड़ी पकने लगी तो खदबद खदबद की आवाज़ होने लगी। उन्होंने अशुद्ध है, सत्यवद सत्यवद होना चाहिए, ऐसा कहते कहते उसने कड़छी से पतीली को पीटना शुरू कर दिया। फिर भी जब वही आवाज़ रही तो व्याकरण के पंडित सह न सके। उन्होंने पतीली ले जाकर कूड़े में उलट दी। जब आवाज़ बंद हो गई तो पंडित जी को चैन पड़ा। अब आई व्याकरण की बारी। जो व्याकरण के पंडित थे उन्होंने क्या किया, दाल चावल मिलाकर खिचड़ी पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दी। जब खिचड़ी पकती है तो उसमें से आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ है वो? खदबद खदबद की आवाज़। तो वो आवाज़ सुन के व्याकरण के पंडित थे, उसको लगा ये तो कुछ अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध है उनको लगा। तो उन्होंने ये जानकर वो कड़छी से पतीली को पीटना शुरू कर देते हैं। फिर जब वही आवाज़ रही तो उनको वो ये आवाज़ को सह न सके और उन्होंने क्या किया, पतीली को कूड़े में जाकर उलट दी। बचे ज्योतिषी जी घोड़ी चराने ले गए थे। पीपल की शीतल छाया देखकर वे आराम करने लगे। उन्हें वही नींद आ गई। बच्चों, ज्योतिषी ने क्या काम लिया था कि उन्होंने यह काम लिया कि घोड़ी चराने के लिए मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ। अगर चढ़ते चढ़ते घोड़ी कहीं और भी चली जाएगी तो वो अपनी ज्योतिष विद्या से जान लेंगे, ये उनको पता था। तो वो सोच के वह एक पीपल की शीतल छाया में आराम करने के लिए बैठे तो वहीं उनको नींद आ गई। घोड़ी
चरती चरती पहाड़ी पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद वह दूसरी तरफ उतर गई। ज्योतिषी जी की जब नींद खुली तो घोड़ी वहाँ नहीं थी। ज्योतिषी जी हंसकर बोले, जाएगी कहाँ? अभी ज्योतिष विद्या से पता लगा लेता हूँ। तो उनको क्या लगा कि जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने घोड़ी को नहीं देखा। तो उनको लगा कि चलो मैं देखता हूँ कि वो कहाँ चली गई है। तो घोड़ी तो चरती चरती पहाड़ी के उस पार चली गई। उन्होंने ज्योतिष विद्या से जान लिया कि घोड़ी पहाड़ी की दूसरी तरफ उतर गई है। अब तक वह न जाने कितनी दूर चली गई होगी। अब उसका पीछा करना बेकार है। ऐसा सोचकर वह वापस धर्मशाला लौट गए। चारों मित्र ने एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाई। वे बिना भोजन किए ही संतोष करके सो गए। देखा बच्चों, उन्होंने ज्योतिष विद्या से जब जान लिया कि घोड़ी तो दूसरी ओर चली गई है, तो उसको लेके आने पे बहुत समय चला जाएगा। उसका पीछा करना अब व्यर्थ है। यह सोचकर जब वह धर्मशाला लौट आए तो चारों मित्र ने अपने साथ जो कुछ भी दिन भर में हुआ वो सारी एक दूसरे के साथ बात करने लगे और बिना भोजन किए ही संतोष करके सो गए। थोड़ी देर बाद राजा के सेवक ने उन्हें जगाया और कहा, चलो, राजा ने दरबार में तुम्हें बुलाया है। सेवक ने देखा कि घोड़ी वहाँ नहीं है और खिचड़ी की पतीली उल्टी पड़ी हुई है। उसे भोजन का भी कहीं निशान दिखाई नहीं दिया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। तब राजा ने भोजन बनवाकर धर्मशाला भेजा। भोजन करके वे राज दरबार में गए। देखो, थोड़ी देर के बाद राजा का सेवक उन चारों मित्रों के पास जाते हैं और उन्हें जगाते हैं और कहा कि चलो, आपको राजा ने दरबार में बुलाया है। तब देखा उस सेवक ने कि वहाँ पे घोड़ी भी नहीं थी, खिचड़ी भी की पतीली भी उल्टी पड़ी हुई थी, सबने भोजन भी नहीं किया था, भोजन का कहीं नामो निशान नहीं था। तो उसने सारा हाल जाके राजा को सुनाया। राजा को दया आ गई। राजा ने भोजन बनवाया और धर्मशाला भेजा और चारों मित्र ने भोजन करके वह दरबार में आ गए। विद्या का यह अर्थ नहीं कि तुम बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दो। विद्या बड़ी है परंतु बुद्धि उससे भी बड़ी है। जो भी काम करो भली प्रकार सोच समझकर करो। यदि बिना सोचे विचारे काम किया जाएगा तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग भी बहुत आवश्यक है। यह सुनकर चारों मित्रों की आंखें खुल गई। देखा बच्चों, चारों विद्वान थे, चारों पढ़े लिखे थे, लेकिन अपने अपने विद्या का वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके। राजा ने उन सबको समझाया कि आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत विद्वान हो, लेकिन अगर वो ज्ञान को आप बुद्धि के साथ नहीं जोड़ोगे, अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे, तो बिना सोचे समझे कोई भी काम करोगे ना तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए हमें भी इस पाठ से, इस चैप्टर से, देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि विद्या से श्रेष्ठ है। और हम लोगों ने इस पाठ में क्या सोचा, क्या सीखा कि तो हम लोगों ने इस पाठ में ये सीख ली कि काम को सोच समझ कर करना, पुस्तकों का ज्ञान का ग्रहण करना, सबका सम्मान करना, ये हमें इस पाठ के दौरान सिखाया गया है। बच्चों, आज मैं जो कुछ भी होमवर्क देने वाली हूँ उसमें पूरा भाषा ज्ञान होमवर्क रहेगा। Thank you for watching. Stay home, stay safe.